प्रदेश के अंदर पुलिस जिले एसपी कितने हैं? 52 है। अब इसके लिए निवाड़ी में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो ये तो किया गया है, क्योंकि इसके लिए कोई इलेक्शन तो करना नहीं पड़ेगा ना। कंट्रोल रूम कितने हैं? 2019 और 20 के आंकड़ों में 51 है। पुलिस उप संभाग कितने हैं? 185 है। पुलिस थाने प्रदेश के अंदर कितने हैं? 1117 है। पुलिस चौकियां 623 है। पुलिस चौकियां जो कि पुलिस थाने के अंतर्गत स्थापित की जाती है, ये चौकी बिठाई जाती है जहां पर सुरक्षा बल होता है, यहाँ कह कि उनकी सुरक्षा के लिए रखा जाता है। एक हाईवे पे भी हो सकती है, एक दूरस्थीय क्षेत्र में भी हो सकती है। लोकसभा सीटें कितनी है प्रदेश के अंदर? 29 सीटें हैं। एसटी की 4 है, सॉरी एससी की 4 है और एसटी की 6 है। ये आरक्षित सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी है प्रदेश के अंदर? 11 है। विधानसभा की सीटें कितनी है? 230 है। और एक मोनित कर दें तो वह हो जाएगी 231, बट आप 230 याद रखें। एससी की 35 सीटें हैं और एसटी की 47 सीटें हैं। ये सीटें प्रदेश में आरक्षित सीटें हैं, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा आप। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय एवं खंडपीठ, आपने कई बार उच्च न्यायालय प्रदेश का कहां पर है, हाईकोर्ट कहां पर है मध्य प्रदेश का, तो आपने जबलपुर पढ़ा है। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं या कहें कि जबलपुर हाईकोर्ट आप जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका डिजाइनर कौन था? अब बड़ा प्रश्न आप यहीं पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि डिजाइनर का नाम कभी भी पूछा जा सकता है, यानी कि इसका आर्किटेक्चर कौन था, वास्तुकार कौन था इस भवन का। हेनरी इरिवन जो थे वह इसके आर्किटेक्चर थे। हेनरी इरिवन, इन्होंने इसको डिजाइन किया था। और ये जो बिल्डिंग है ये कब कंप्लीट हुई, यानी कि कब बनी? ये 1890 में इस बिल्डिंग को बनाया गया। 1890 की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है कि यहां पर ब्रिटिश समय था, अंग्रेजों की राज सत्ता हुआ करती थी। हेनरी इरिवन उन्हीं अंग्रेजों में से एक थे, उस समय के सबसे बड़े वास्तुकार थे ये। इसका निर्माण किया, और इसके निर्माता कौन थे, किन्होंने इसका निर्माण करवाया? तो निर्माता की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध व्यापारी जो जबलपुर के थे, गोकुल दास थे। गोकुल दास ने यह कंप्लीट करवाया था। और गोकुल दास के पुत्र हुए जो एक साहित्यकार और एक स्वतंत्रता सेनानी भी हुए। हम चर्चा कर रहे हैं सेठ गोविंद दास सेकरिया की, वह इनके पुत्र थे। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। 1 नवंबर 1956 की धारा, जब मध्य प्रदेश एक नया राज्य बन रहा है या बन गया है, उसकी रूपरेखा कंप्लीट हो चुकी है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई राज्य बनाया जा रहा है तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था या उसके न्यायालय की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ किया जाएगा। तो इसी कड़ी में जो ब्रिटिश राज सत्ता जो नागपुर से चली आ रही थी उसको समाप्त किया गया, और 1 नवंबर 1956 की धारा 49 के अंतर्गत, जिसकी उपधारा 1 के अंतर्गत जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जबलपुर उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1956 ही आंसर करना है आपको यहां पर पीछे नहीं जाना है। जबलपुर हाईकोर्ट के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं, यानी कि उस रेंज में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 28 जिले आएंगे यहां पर, यह जरूर याद रख लीजिएगा। वहीं इंदौर खंडपीठ की अगर हम बात करें तो इंदौर खंडपीठ 1968 को स्थापित हुई। इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ जो 2 है प्रदेश के अंदर, ये दोनों की स्थापना जो है एक ही समय पर की गई है। यानी कि यहां पर जो डेट मेंशन की जा रही है, जो तारीख आपको बताई जा रही है, 28 नवंबर 1968। तो इस डेट को आप याद रखें, इस दिनांक को आप रिमाइंड कर लें। बस इतना याद रख लीजिएगा। इंदौर खंडपीठ के अंतर्गत 14 जिले आएंगे और ग्वालियर खंडपीठ के अंतर्गत 9 जिले आते हैं। वहीं अगर हम चर्चा करें कि नवीनतम खंडपीठ कहां पर घोषित की गई है, तो भोपाल, यानी कि भोपाल को बनाया जाएगा।
एक चीज ये याद रखनी है आप लोगों को, थोड़ी सी चर्चा हम यहां पर ब्रिटिश कालखंड में जाके करते हैं जबलपुर उच्च न्यायालय की। जब जॉर्ज पंचम जो सम्राट थे उस समय, वह 2 जनवरी 1936 को भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935 की धारा 108 के अंतर्गत उन्होंने लेटर्स पैटर्न को जारी किया और इसके अंतर्गत सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार जो था उसका उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था नागपुर में। कब हुआ था? 1935 की धारा 108 के अंतर्गत। सेंट्रल प्रोविंसेस देन बरार जो था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उसके फर्स्ट न्यायाधीश कौन थे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। बस इतना याद रख लो आप तो। सेंट्रल प्रोविंसेस, ये प्रोफेसर नहीं है ना बेटा, चलो मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो अब इसको प्रोफेसर समझ। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट न्यायाधीश, इसके जो फर्स्ट न्यायाधीश थे गिलबर्ट स्टोन। क्या नाम याद रखोगे? मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि यहां पर जगह तो दिखाई नहीं दे रही, चलो आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। गिलबर्ट स्टोन, इसके बाद एक नाम यहां पे लिख दूं, अगर मेरा वीडियो विजुअल आ रहा होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, तो ऊपर भी लिख देता हूं गिलबर्ट स्टोन। यह सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और जब अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे यहाँ के, तो एम.ए. हिदायतुल्लाह नाम याद रखना है आपको, है ना। भारत में क्या याद रखोगे? भारतीय न्यायाधीश मुख्य कौन थे यहाँ पर? तो एम. हिदायतुल्लाह, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और बेहतर कंटेंट। यूनिक फैक्ट इन मध्य प्रदेश, फैक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आते हैं। आइए अब हम यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए, पुरुष साक्षरता की अगर हम बात कर लें, यहां पर पुरुष साक्षरता दर कितनी है प्रदेश के अंदर 2011 के फाइनल आंकड़े, तो वो है 80.5%, यानी कि 80.5% पुरुष साक्षरता दर है ऑल ओवर एमपी की। पहला। दूसरा, महिला साक्षरता दर कितनी है? 60% है 2011। ये पूरी एमपी की बात कर रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। इसको आप है ना वो ना सोचे कि ये पूरे इंडिया लेवल पे या फिर जबलपुर का, क्योंकि आप वहां तक ही पहुंचे हो, ये थोड़ा याद रखिए। खेतिहर प्रतिशत कितना है प्रदेश का? 31.2%, ये मध्य प्रदेश का खेतिहर प्रतिशत है, यानी कि खेती की जा रही है। कृषि श्रमिक प्रतिशत कितना है प्रदेश में? 38.6%, अच्छा खासा है, ठीक है। मध्य प्रदेश सूखा जिला सर्वाधिक कौन सा क्षेत्रफल के अंतर्गत? अगर आपसे प्रश्न आ रहा है कि प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक सूखा जिला है, तो आप क्या आंसर करेंगे? तो वो है सीधी। सीधी जो कि 10,350 वर्ग किलोमीटर के साथ प्रथम स्थान पर है। सीधी प्रदेश का सबसे ज्यादा सूखा जिला है, यह आपको याद रखना है। सीधी के बाद अन्य जिलों के क्रम भी आते हैं, बस आप इतना ही याद रख लीजिएगा, सीधी। इसके साथ ही अगर हम चर्चा करें यहां पर, उच्चतम वर्षा वाला जिला कौन सा है प्रदेश का? उच्चतम वर्षा वाला जिला जो है 2020 के आंकड़ों में मंडला है, 1270 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। तो उच्चतम वर्षा वाला जिला अगर पूछा जाए तो मंडला आंसर करना है आपको, अभी पंचमढ़ी नहीं जाना है।
वहीं अगर हम बात करें कि प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, या कहें कि पंचमढ़ी के समान वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा आपको देखने को मिलेगा एमपी में, तो देखो पूर्वी क्षेत्र में आप पंचमढ़ी पढ़ते हो, पंचमढ़ी, तो पश्चिमी क्षेत्र में अलीराजपुर का कट्टीवाड़ा याद रखना है ना। कई बार कट्टीवाड़ा में भी 200 मिलीमीटर के प्लस पर वर्षा हो जाती है ना, यहाँ पर होती है, तो याद रखना है, कट्टीवाड़ा को भी याद रखना है आपको और पंचमढ़ी को भी याद रखना है। तो ये है मालवा का मिनी कश्मीर कट्टीवाड़ा, मालवा का मिनी कश्मीर। भारत का सर्वाधिक वनांचित राज्य है मध्य प्रदेश, और कितना क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र प्रदेश में पड़ता है, 308252 ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और इसके क्षेत्रफल का कितना परसेंट वन आता है, तो 30.72%, ये आपको याद रखना है। प्रदेश का सर्वाधिक वनांचित राज्य कौन सा है, तो वह है मध्य प्रदेश, 30.72, यानी कि 10.72% का भाग वन क्षेत्र में पड़ता है हमारा। आपने सबसे कम वन व्रत वाले जिले पढ़े हैं, राइट, बट आपको यह भी पता होना चाहिए कि सबसे कम वनव्रत वाला जिला कौन सा है वर्तमान में। आप शाजापुर पढ़ते हैं, सबसे कम वनव्रत जो है वह उज्जैन में है, 0.59 आंकड़े आपके सामने रख दिए गए हैं। सबसे कम वनव्रत का जो प्रतिशत है वह उज्जैन में पाया जाता है, जबकि दूसरे नंबर पर अब शाजापुर है, और शाजापुर का कितना है, तो 1.02% है। ये परसेंट भी आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि इन परसेंट को आप भूल जाएं, ठीक है, तो परसेंट जरूर याद रखें बेटा आप। आज हम इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पर क्या है, फिर हम मध्य प्रदेश के अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, है ना। चलो, तो ये हो गया आपका, ओके। तो आप उज्जैन याद रखेंगे, और दूसरे नंबर पर शाजापुर हो गया। मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो डिंडोरी याद रखना है। डिंडोरी 1.5% है। इसके अलावा प्रदेश में डिंडोरी के बाद अनूपपुर है, शहडोल है, मंडला है, अलीराजपुर है और सिंगरौली है, ठीक है। इन जिलों का परसेंटेज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट सबसे कम वाला ही पूछा जा रहा है आपसे। प्रदेश में सबसे कम सिंचाई वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे डिंडोरी। डिंडोरी से एक चीज और याद आई है, पता है क्या, डिंडोरी जिले के क्षेत्रफल को नर्मदा नदी बराबर 2 भागों में डिवाइड करती है। अगर प्रश्न आए तो याद रखिएगा, बराबर 2 भागों में बांट देती है जिले के क्षेत्रफल को। और यह प्रश्न आता है, और अगर पूछा भी जाए कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कौन से जिले के क्षेत्रफल को बराबर 2 भागों में बांटते हुए बहती है, तो आप बेटा आंसर कर सकते हैं डिंडोरी को। डिंडोरी के बाद आपको अनूपपुर बताया, शहडोल बताया, मंडला बताया, और अलीराजपुर और सिंगरौली। स्लाइड पर जगह नहीं है, नहीं तो लिख देता मैं, बस आप नोट कर लीजिए। चाहो तो एक बार फिर रिपीट कर दूं, डिंडोरी 1.5% के साथ टॉप कर रहा है, यानी कि सबसे कम सिंचाई वाला जिला। टॉप तो नहीं कर रहा, सबसे कम सिंचाई वाला जिला। अनूपपुर जो है बेटा वो 2.7 के साथ दूसरे नंबर पर है। शहडोल 15% के साथ तीसरे नंबर पर है। मंडला 17.4% के साथ चौथे नंबर पर है। अलीराजपुर जो है वो 17.7% के साथ 5वें नंबर पर है। और 6वें नंबर पर है आपका सिंगरौली। सिंगरौली 18.4% के साथ 6वां नंबर पर है। आपने ये कई बार पढ़ा कि राज्य में सर्वाधिक ट्यूबवेल की संख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप इंदौर लगाते हो। इतना क्यों गलत पढ़ते हो आप लोग? राज्य में ट्यूबवेल की सर्वाधिक संख्या वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो उज्जैन है। इंदौर क्यों है, क्या है, कैसे है, पहले समझिए आप लोग। सर्वाधिक संख्या वाला अगर पूछा जा रहा तो उज्जैन 71,630 ट्यूबवेल है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। इंदौर जो है 59,606 के साथ
दूसरे नंबर पर है। तो पहला कैसे पढ़ते हो आप इसको? सबसे कम ट्यूबवेल वाला जिला प्रदेश में कौन सा है? तो मंडला है, सिर्फ 508 यहां पर ट्यूबवेल किए गए हैं। सबसे कम का भी याद रखेंगे आप, मंडला। देखिए ये अपडेट है, सर्वाधिक संख्या वाला, अगर ट्यूबवेल की सर्वाधिक संख्या वाला जिला पूछा जा रहा है, एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, तो उज्जैन आंसर करेंगे। दूसरे नंबर पर इंदौर है, और सबसे कम प्रदेश में पूछा जा रहा है तो आप मंडला आंसर करेंगे। अब इंदौर क्यों टॉप पे आएगा ट्यूबवेल के मामले में, वो उसको ऐसा पढ़ो, घनत्व की दृष्टि से इंदौर जिला सबसे आगे है ट्यूबवेल के मामले में, ऐसा पढ़ो ना। तो ये सही है, यहां पर घनत्व की दृष्टि से इंदौर डिस्ट्रिक्ट ट्यूबवेल से खेती करने के मामले में टॉप करता है प्रदेश में, तो इसलिए यह प्रदेश में नंबर 1 पे है। पर तुम ये कहो कि प्रदेश में सर्वाधिक संख्या वाला जिला भी इंदौर है, तो वो गलत है, यह घनत्व की दृष्टि से आएगा। ठीक है, याद रखना है, यह सबसे आगे है। यहां पर शुद्ध बोए क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर पर 23.8 पर ट्यूबवेल है, यानी कि जब प्रति वर्ग किलोमीटर आप चलेंगे तो वहां पर आपको ट्यूबवेल मिल जाएगा। और उस ट्यूबवेल से ऐसा नहीं कि खेती नहीं की जा रही है। इंदौर जिले में बड़े पैमाने पर आलू का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश के अंदर सर्वाधिक आलू का प्रोडक्शन जो करता है वो इंदौर करता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं तालाबों के द्वारा सिंचित सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन से जिले में आपको मिलता है। आपने छतरपुर की एक वाटर प्रणाली को पढ़ा है, वहां पर एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए जो सेटअप बनाया गया था चंदेल डायनेस्टी के द्वारा, उससे आप अवगत है। वो उस समय था 9th and 10th सेंचुरी में। प्रेजेंट जो है वहां पर ये चीजें नहीं है, आप सारी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। परमार राजवंश के समय से यहां पर भी तालाबों की संख्या थी, आज भी है। धार जो है वो 12.5 तालाबों के लिए जाना जाता है, क्योंकि धार पर भी मेरा रिसर्च हुआ है। इसकी सीरीज भी आपको ओनली पीसीएस पे देखने को मिलेगी, वहां पर आप देख लीजिएगा। यहां पर परमारों के द्वारा 12.5 तालाब बनाए गए थे, 12.5 तालाब। ये तालाब चंदेल प्रणाली की तरह ही थे। आप वर्तमान में हम चर्चा कर रहे हैं कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला तालाबों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कौन सा है मध्य प्रदेश में, तो वो धार डिस्ट्रिक्ट का है। कितने हेक्टेयर पर है, तो 32,801 हेक्टेयर पर है। इसके बाद हम चर्चा करें, दूसरे नंबर पर आता है आपका बालाघाट, इसी कड़ी में है ना। सेकंड का भी याद रख लीजिएगा, बालाघाट कितना है, 22,893 है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र तालाबों के द्वारा, शुद्ध सिंचित क्षेत्र तालाबों के द्वारा सिंचित क्षेत्र के हिस्से की दृष्टि से झाबुआ प्रदेश के अंदर टॉप पर है 20.3% के साथ। और झाबुआ इसलिए टॉप करता है कि झाबुआ जिला जो है जल संवर्धन की नीति से मध्य प्रदेश में टॉप करता है, तो इसीलिए ये टॉप पर है। यहां पर क्या होता है, हाथी पावा एक पहाड़ी है झाबुआ के पास में, वहां पर आदिवासियों के द्वारा एक रिकॉल की जाती है। जब पानी वगैरह नहीं गिरता है तो वहां वृक्षारोपण किया जाता है, जिसको हलमा कहा जाता है। तो झाबुआ ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जब मैं आपको भील जनजाति के बारे में बताऊंगा तो वहां पर आप काफी अच्छे से और समझ पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रखना कि तालाबों के द्वारा सिंचित सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सा जिला है, धार, सेकंड पर बालाघाट है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र तालाबों के द्वारा हिस्से की दृष्टि से कौन सा जिला टॉप पर है प्रदेश में, तो झाबुआ है। चूना उत्पादन में सतना डिस्ट्रिक्ट टॉप पर है, जबकि कटनी जो है वो दूसरे नंबर पर है। यह याद रखना है कि चूना उत्पादन की दृष्टि से सतना जो है वो टॉप पर है और कटनी जो है वो सेकंड नंबर पे है। सीएम हेल्पलाइन में छिंदवाड़ा जिला टॉप पर है। सीएम हेल्पलाइन इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसका प्रयोग हर कोई करता है, हर किसी को समस्या का समाधान की हेल्प के लिए ये लाइन दी गई है, जिसको सीएम हेल्पलाइन कहते हैं। तो छिंदवाड़ा जिला इसके निराकरण में प्रदेश के अंदर नंबर 1 पर है। तो ये याद रख लीजिएगा, यहां से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कटनी जिले का एक फैक्ट बता देता हूं आपको। कटनी जिले को वारडोली के नाम से भी जाना जाता है। जब
जंगल सत्याग्रह हो रहा था, उसके साथ चरू आंदोलन भी चला था। पंडित मोतीलाल नेहरू जब कटनी रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो उनका वेलकम किया जाता है बड़ी संख्या में। तो उससे प्रभावित होते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि सच में कटनी आज वारडोली बन चुका है। तो कटनी को वारडोली की जो टाइटल या कहें कि वारडोली की जो उपाधि दी गई थी वो पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। तो कटनी को हम वारडोली कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, कटनी के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा कि स्टोन पार्क या स्टोन नगरी, मध्य प्रदेश की पत्थरों की नगरी। कटनी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है स्टोन आर्ट के मामले में, है ना। तो बस इतना याद रख लीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम। त्रिपुरी, डाहाल। कलचुरी राजाओं के समय त्रिपुरी को डाहाल के नाम से जाना जाता था, या कहें कि डाहाल प्रदेश कहा जाता था, जो वर्तमान का जबलपुर है। इसको तेवर व जबलपुर आप कहते हैं हम लोग। जबलपुर को वर्तमान में जबलपुरिया भी कहा जाता है, यह वहां की लोकल लैंग्वेज पर है। और यहां से मानव आकृति का एक डायनासोर का कंकाल खोजा गया, उसका नाम भी जबलपुरिया ही रखा गया था। लोकल लैंग्वेज में आज भी जबलपुरिया चलता है। अब जबलपुर जब भी जाएं, किसी या उस क्षेत्र में किसी से पूछे कहां जा रहा है, जबलपुरिया, ये आज भी वहां पर बोला जाता है बघेली लैंग्वेज में। महिष्मती की अगर हम बात करें तो महिष्मती मध्य प्रदेश के अंदर 3 है, मानधाता, महिसौर और मंडला। कनिंगम जो महिष्मती मानते हैं वो मंडला को मानते हैं। कनिंगम। मानधाता सबसे प्राचीन महिष्मती है, यानी कि अवंती जनपद की जो दक्षिणी पार्ट की जो कैपिटल थी वो मानधाता थी, ना कि मैसूर थी, जो आप पुस्तकों में पढ़ते हो। इस पर भी हमारा रिसर्च हुआ और ये भी हाल ही में किया गया। मानधाता जो वर्तमान में ओंकारेश्वर है, यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है, 4थे नंबर का ज्योतिर्लिंग यहीं पर है। मैसूर के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ पाएंगे। मैसूर से ही त्रिपुरी कलचुरी राजाओं की पहली शाखा रूल करती है, यानी कि उसको ज्ञात शाखा कहा जाता है। नलपुर वर्तमान का नरवर, जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। रेवा भदा, मां नर्मदा के नाम पर रेवा का नाम। मांडवगढ़ वर्तमान का मांडू या सिटी ऑफ जॉय। मांडवगढ़ की अगर हम चर्चा करें तो जैन साहित्यों में इसका प्राचीन नाम ही मांडवगढ़ मिलता है। वहीं मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज में आपको त्रुटिवंश क्या बताया जाता है कि सादियाबाद इसका सबसे प्राचीन नाम है। सादियाबाद शब्द से हमें यह ज्ञात होता है कि सादियाबाद का मतलब होता है आनंद, एंजॉय, और उसी का अंग्रेजी रूपांतर होता है एंजॉय करना। तो सिटी ऑफ जॉय, इसीलिए मांडू को ब्रिटिश अधिकारियों ने नाम दिया। और सिटी ऑफ जॉय किसने कहा, यह आपके लिए अभी सस्पेंस है। ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा इसी क्लास में, ठीक है। बस आप इतना याद रख लो, सादियाबाद मुगलों का दिया गया नाम था, तो प्राचीन नाम नहीं हो सकता, क्योंकि जैन और बुद्धिज्म जब आप पढ़ते हैं तो वो आप कितना पढ़ते हैं, 5 से 6 सेंचुरी। हम सिर्फ एक विटामिन टाइम ले रहे हैं यहाँ पर। तो इस समय जैन साहित्य में जो नाम मिलता है मांडवगढ़ मिलता है, मांडवंचल मिलता है। यहां पर भी रिसर्च हुआ है। आप बोलेंगे सर कितना रिसर्च किया आपने, पढ़ते जाइए बस आप तो। पांचालगढ़ जो कि पंचमढ़ी को कहा जाता है। खजुरवाहक, जैजाक भुत्ती खजुराहो, चीनी यात्री हेनसांग, फयान, अलबरूनी, सब खजुराहो आ चुके हैं और सभी ने अलग अलग नाम दिया है। खजुराहो का उल्लेख अपने ग्रंथों में भी किया है, पृथ्वीराज रासों में भी इसका उल्लेख किया गया है। इंद्रपुर, इंदौर। राजपूत राजवंश के जो राजा थे, इंद्रतृत्य के नाम पर इसका नामकरण होता है। जी हाँ, उस राजा ने यहां पर एक डेरा डाला था और एक मंदिर का निर्माण कराया, इंद्रेश्वर मंदिर का, और उसके बाद उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हो जाता है। उस मंदिर के आधार पर इंदौर का नामकरण हो जाता है, इंदौर। एरिकिन, ये एरन है जो सागर में पड़ता है, गुप्त राजाओं का सौभाग्य नगर, यानी कि समुद्रगुप्त का। वत्स किसको कहा जाता, ग्वालियर बुंदेलखंड का क्षेत्र। अनूप
पूर्वी निमाड़ को कहा जाता है खंडवा। तुड़ीकर दमोह क्षेत्र है, शाहजहांपुर शाजापुर है। शाजापुर का प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नदी के किनारे पर है, तो चिल्लर नदी। रिवर साइट याद रखना है आपको, ठीक है। निजामत ये मशरिक किसको कहते हैं, सीहोर को कहते हैं। मुंडवाड़ा, कटनी और वालडोली की संज्ञा आपको बता दी है। दिलीप नगर दतिया को, बुद्ध निवासनी बुधनी को, भोपाल या भोजताल भोपाल को कहा जाता है। विशवपुरी सोहागपुर को, पीरन धार। धार में मुगल शासकों के समय पर सूफी संत फकीर यहाँ पर आकर बड़ी संख्या में बसे, तो इस वजह से इसका नाम पीरन ये धार भी हुआ। तो धार को प्राचीन नाम में पीरन भी इसका मिलता है और धारा नगरी के नाम से भी ये उल्लेखित है। काकनाथ ये सांची का एक प्राचीन नाम है। इसके अलावा C4 अंग्रेजों का दिया गया नाम ये है सीहोर। तो सीहोर को C4 भी कहा गया है ना। तो C4 ये जो कोड वर्ड है कौन से जिले के लिए है, तो वह है सीहोर के लिए, और इसी से हो गया सीहोर। मध्य प्रदेश के प्रथम और वर्तमान व्यक्ति की अगर हम चर्चा करें तो यह महत्वपूर्ण है। राज्यपाल कौन थे प्रदेश के प्रथम, डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया। और वर्तमान में कौन है यह भी आपको याद रखना होगा। पहले जो फर्स्ट थे और प्रेजेंट में कौन है, तो श्री मंगूभाई पटेल। महिला राज्यपाल कौन है जो प्रदेश की प्रथम थी, सुश्री सरला ग्रेवाल थी। वर्तमान में प्रदेश के अंदर महिला राज्यपाल नहीं है, क्योंकि राज्यपाल मैं आपको अभी यहां पर बता चुका हूं। मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, और पंडित रविशंकर शुक्ल का जो जन्म हुआ था वह सागर जिले में हुआ था। वर्तमान में श्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के मुखिया हैं। आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी प्रदेश की, जो प्रथम थी, उर्मिला सिंह हिमाचल प्रदेश में बनी। जी हां, यहां पर नहीं, हिमाचल प्रदेश में। आदिवासी महिला राज्यपाल जो हिमाचल में भी राज्यपाल रही, जो प्रदेश से थी, तो उर्मिला सिंह हिमाचल प्रदेश। महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुश्री उमा भारती। इनका गृह जिला है टीकमगढ़। मुख्य न्यायाधीश एम.ए. हिदायतुल्लाह प्रदेश के प्रथम, और वर्तमान में श्री रवि मलिमठ ये वर्तमान में है, तो ये भी आपको याद रखना है। महिला मुख्य न्यायाधीश प्रदेश की प्रथम श्रीमती सरोजनी सक्सेना। प्रदेश के प्रथम सभापति पद के साथ सभापति फर्स्ट कुंजीलाल दुबे जी। वर्तमान में कौन है, श्री गिरीश गौतम जी। सूचना आयुक्त प्रदेश के टी.एन. श्रीवास्तव, और वर्तमान में श्री ए.के. शुक्ला जी हैं। वर्तमान और फर्स्ट इन सभी को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट में भी पूछ लिया जाएगा कि चलिए बताइए कि मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो श्री रवि मलिक। प्रदेश के प्रथम कौन थे, तो एम.ए. हिदायतुल्लाह, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। मुख्य सचिव की अगर हम बात करें तो H.S. कामत प्रदेश के मुख्य सचिव है, जो फर्स्ट थे। वर्तमान में श्री सुधीर रंजन मोहंती वर्तमान में प्रेजेंट में है अभी, है ना। तो पहले कौन थे, तो H.S. कामत थे। और प्रदेश की मुख्यमंत्री वाला बहुत हाईलाइट कर रहा हूं बार बार, है ना। आदिवासी महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की कौन सी आदिवासी महिला थी जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रही है ना, तो उर्मिला सिंह। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे प्रदेश के प्रथम, श्री विष्णु विनायक सरवटे जी। ये प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है, तो श्री मुकेश चौधरी जी हैं प्रेजेंट में। विपक्ष के नेता कौन थे प्रदेश के प्रथम, तो श्री विष्णुनाथ तामस्कर जी, ये फर्स्ट थे। वर्तमान में श्री कमलनाथ जी है प्रेजेंट में। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन से थे प्रदेश के, तो कैलाश जोशी जी थे। अभी वर्तमान में निरंक है, नहीं है। महिला मुख्य सचिव निर्मला बूच, और पहली आईपीएस महिला प्रदेश की निर्मला बूच थी। फर्स्ट और प्रेजेंट जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है।
महाअधिवक्ता जो प्रदेश के प्रथम थे श्री एम अधिकारी थे। प्रेजेंट में श्री प्रशांत सिंह जी हैं। लोक आयुक्त पीवी दीक्षित है और वर्तमान में एन के गुप्ता जी हैं। निर्वाचन आयुक्त श्री एन बी लोहानी है जो प्रदेश के प्रथम थे और वर्तमान में श्री बसंत प्रताप सिंह जी हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डीबी रेक थे और वर्तमान में डॉक्टर राजेश लाल मेहरा जी हैं। यानी कि पीएससी के पहले जो अध्यक्ष थे वो डीबी रेक थे और प्रेजेंट में जो है वो डॉक्टर राजेश लाल मेहरा जी हैं। महिला विपक्ष नेता विधानसभा की प्रथम कौन थी? श्रीमती जमुना देवी। इन्हें प्रदेश में भुआ के नाम से जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश के धार जिले से हैं, कुक्सी विधानसभा से, और इनका जो जन्म हुआ था वो सरदारपुर तहसील के अंतर्गत हुआ था। तो हम इन पर बाद में अब चर्चा करेंगे, बस इतना याद रखना है। महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी प्रदेश की प्रथम? तो वहां पर भी श्रीमती जमुना देवी। तो जमुना देवी जी को अब अच्छे से याद रख लीजिएगा। पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी प्रदेश से? तो कुमारी आशा गोपाल, ये फर्स्ट। प्रथम उप मुख्यमंत्री प्रदेश के कौन थे? वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। याद रखना है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी जो थे वह प्रथम मुख्यमंत्री थे। एक चीज और मैं आपको अपडेट कर दूं कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता रहे, या कहें कि प्रदेश के एक ऐसा राजनेता था जिन्हें किसान पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, और वह प्रदेश में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद तक रहे हैं, किसान नेता। और प्रदेश के अंदर हरित क्रांति का इनको जनक कहा जाता है मध्य प्रदेश में। हम बात कर रहे हैं सुभाष यादव जी की। ठीक है, तो प्रदेश के किसान पुत्र नेता के नाम से जो प्रसिद्ध है वो सुभाष यादव जी हैं, और इसके साथ ही हरित क्रांति का इनको प्रदेश के अंदर जनक भी कहा जाता है। तो बस इतना याद रख लीजिएगा किसान नेता सुभाष यादव जी के बारे में। राज्य महिला आयोग निरंक है। वर्तमान में श्रीमती शोभा ओझा जी जो है वह राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री आनंद अहिरवार। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर तहसील के अंतर्गत, और यह लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, यानी कि सांसद भी रह चुके हैं श्री गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी जी। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आनंद अहिरवार जी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री राधेलाल बघेल जी। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री अभय तिवारी जी। याद रखना है, राज्य युवा आयोग, जी हाँ, नई नई चीजें हैं और ये आपको पता होना चाहिए। तो अभय तिवारी जी, यानी कि फर्स्ट भी यही है और प्रेजेंट में भी यही है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में भी यही है। जब इनके बाद दूसरे आ जाएंगे तो ये फर्स्ट हो जाएंगे और वर्तमान का वो हो जाएंगे। समझ में आ रहा सभी को? ठीक है। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र कुमार जैन जी हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? निजायज मोहम्मद साहब है। वही महिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय की फर्स्ट कौन रही? तो सरोजनी सक्सेना। वर्तमान में नंदिता दुबे और अंजुली पालो है। यहां पर भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है प्रदेश में? तो श्री इंद्रनील शंकर दानी, ये भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिव कौन है? तो श्री खांडेराव केशवराव रंगोले फर्स्ट रहे। ये मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिव फर्स्ट कौन थे? तो श्री खांडेराव केशवराव रंगोले, और वर्तमान में श्री अवधेश प्रताप सिंह जी प्रेजेंट में। तो इस तरह से आपने मध्य प्रदेश में प्रथम और अन्य दृष्टि से देखा। भारत में उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है एक परिचय, कितनी गहराई से आप पढ़ पा रहे हो और आप खुद ही समझ पा रहे हो कि कितनी डिटेल आपको यहाँ पर या कितनी गहराई से आपको पढ़ने को मिल पा रहा है। एक से बढ़कर एक फैक्ट आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं जो कहीं पर भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे पार्ट 4 के अंदर मध्य प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में, इसके बाद पार्ट 4 के साथ आपका मध्य प्रदेश एक परिचय वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आप इतना पढ़ लीजिए।